हेलो। तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो? बहुत बढ़िया हो गया आप लोग। हम लोग प्रोडक्शन थ्योरी के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। दो टॉपिक हमारा रह गया था। एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, और एक हम आपको बोले थे कि दो प्रोडक्शन फंक्शन आपको बताएंगे, जिसमें एक प्रोडक्शन फंक्शन कॉफ डगलस जो है वो अभी बताएंगे। एक जो CES रह जा रहा है, तो वो CES हम आपको यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि वो अगर बताएंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा अभी आप लोगों के लिए। तो वो एक छोटा सा 5-7 मिनट का एक वीडियो बनेगा, जो बाद में आपको हम कभी बना के दे देंगे, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन थ्योरी का आखिरी चैप्टर होगा। इसके बाद हम कॉस्ट करेंगे, कॉस्ट के बाद हम रिवेन्यू करेंगे, ठीक है, यानी लागत करेंगे, लागत के बाद हम राजस्व करेंगे, और राजस्व के बाद हम मार्केट में घुस जाएंगे। मार्केट में 3-4 टॉपिक करने के बाद माइक्रो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रोडक्शन थ्योरी का आखिरी टॉपिक। आखिरी टॉपिक हमारा क्या है? तो वो होगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, हिंदी में इसको कहते हैं उत्पादक का संतुलन। कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोगों ने क्या देखा था? तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम देखा था, उपभोक्ता का संतुलन देखा था। या फिर और इसको हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, ठीक है। आपसे बीपीएससी किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ सकती है। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, या इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ये ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम जो है ना, यही पूरे इकोनॉमिक्स में हम करते रहते हैं, ठीक है, कि क्या हम ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन या ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं किसी भी रिसोर्सेस का। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको हम कहते हैं साधनों का अनुकूलतम प्रयोग। ठीक है, या इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, और लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, सॉरी, ऑफ इनपुट्स। हिंदी में इसको कहते हैं साधनों का न्यूनतम लागत संयोग, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां पे अब बताइएगा कि ये जो इनपुट्स है, ये इनपुट्स क्या है? तो ये इनपुट्स है FOP, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो साधन आपका जो लगाया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है प्रोडक्शन के प्रोसेस में, ठीक है। ये आप लोग जानते हो। ये 3 नाम से इस थ्योरी को आप लोग कह सकते हो, या 3 चीज इसको कह सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन हम इस टॉपिक के कंप्लीट करते हैं, आपको लास्ट में देंगे, जिसका आंसर आप लिख के हमको भेजेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपको देंगे। देखिए, ये जो ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है ना, ये एक्चुअली में पूरे इकोनॉमिक्स में यही काम करते रहते हैं। जब आप कंज्यूमर बिहेवियर में थे, देखिए बेसिकली माइक्रो में हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में इसको पढ़ते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट को खत्म कर दे तो, छोड़ दे तो, एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता की नजर से पढ़ते हैं, एक प्रोड्यूसर की नजर से पढ़ते हैं। उत्पादक के नजर से हम देखते हैं, एक उपभोक्ता की नजर से, एक उत्पादक की नजर से, एक जो कंज्यूम करता है, एक जो प्रोडक्शन करता है, एक जो क्या बोलते हैं, खा जाता है सामान को, और एक जो सामान को बनाता है, ठीक है। 2 नजर से देखते हैं। तो कंज्यूमर का क्या रहता है ऑब्जेक्टिव? तो उसको यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना रहता है, उसको अपनी उपयोगिता, उसकी अपनी संतुष्टि को उसको चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए कम से कम खर्चे में,
ठीक है। प्रोड्यूसर क्या चाहता है? तो प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहता है, ठीक है। ये एकदम बिल्कुल क्लियर रखिएगा दोनों का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है, कब? कम से कम खर्चे में, ठीक है। तो इसी चीज को आज हम लोग देखेंगे कि जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, जो एक फर्म है, जो एक इंडस्ट्री है, वो कैसे इक्विलिब्रियम में रहेगी। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब क्या है कि वो कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है। मतलब जो कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स, दो गुड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कौन कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है एफओपी पे? क्या क्या है? एक लेबर है और एक कैपिटल है। इन दोनों का ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करे, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन, ऐसा कौन सा संयोग का उपयोग किया जाए जिससे कम से कम इसका उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके, ठीक है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देते हैं। जैसे 1 लीटर दारू है, ठीक है। 1 लीटर दारू है, 1 लीटर दारू है, इसको आप 10 लेबर और 10 कैपिटल की मदद से बना सकते हैं, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 5 लेबर प्लस 5 कैपिटल की मदद से बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन 15 लेबर और 15 कैपिटल की मदद से बना सकते हैं। चौथा ऑप्शन 20 लेबर और 20 कैपिटल की मदद से बना सकते हैं। आउटपुट कितना है? तो 1 लीटर दारू, ठीक है। आउटपुट इससे भी कितना है? 1 लीटर दारू। इससे भी आउटपुट कितना है? तो 1 लीटर दारू। इससे आउटपुट कितना है? 1 लीटर दारू, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल है लेबर और कैपिटल लगाने का, और प्रोडक्शन कितना हो रहा है? तो वही 1 लीटर, 1 लीटर दारू का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं। तो कोई बेवकूफ प्रोड्यूसर या कोई बेवकूफ फर्म ही होगा ना जो इसको या इसको या इसको चुनेगा। सारा फर्म क्या चाहेगा? इसको चुनना, यानी लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स है। इनपुट का जो सबसे कम से कम क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन है, उसका उपयोग करके हम बनाएंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है। तो क्या होता है टारगेट एक उपभोक्ता का कि जो हम जो एफओपी लगा रहे हैं, हम जो इनपुट्स का प्रयोग कर रहे हैं, हम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा रहे हैं, हम जो उत्पादन के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, हम जो लेबर और कैपिटल, हम जो मजदूर और पूंजी का प्रयोग कर रहे हैं, ये हम कम से कम लगा करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें, ठीक है। तो प्रोड्यूसर के दिमाग में क्या चलता है? ये तो वो कौन सा बिंदु होगा आइसो क्वांट के ऊपर और आइसो कॉस्ट की मदद से हम देखेंगे कि वो कौन सा बिंदु होगा जहां पे प्रोड्यूसर, जहां पे उत्पादक लेबर और कैपिटल के संतुलन की अवस्था में होगा कि कितना यूनिट लेबर और कितना यूनिट कैपिटल का प्रयोग करना है, ठीक है। यही चीज हम देखेंगे। समझ गए कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं, ताकि आपको बीच में ये ना लगे कि हम कर क्या रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए जो आप पढ़ने जा रहे हो। तो देखिए, एक जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म होगी, एक जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म होगा, एक ऐसा फर्म जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहेगा, उसके पास क्या है? उसके पास दो चॉइसेस हो सकते हैं। दो चॉइसेस उसके पास हो सकते हैं। क्या? कि एक हो सकता है कि लागत को न्यूनतम करना, जब उत्पादन की मात्रा दी हुई हो, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहेंगे टू मिनिमाइज इट्स कॉस्ट फॉर अ गिवन आउटपुट। देखिए, आपको या तो उत्पादन की मात्रा या तो आउटपुट आपको दिया हुआ होगा, वहां पे आपको ये जो लागत है इसको न्यूनतम करना है, या तो आपको आउटपुट दिया होगा, आपको क्या करना है कि इसका जो कॉस्ट है इसको मिनिमाइज करना है। मतलब जैसे आपको यहां ऊपर में एग्जांपल दिए कि आपको 1 लीटर दारू प्रोड्यूस करना है, ठीक है। 1 लीटर दारू प्रोड्यूस करना है, इसमें से आपको 4 ऑप्शन हम दिए, 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। तो
आपको ये चीज दिया हुआ है, आपको पता है कि आपको टोटल प्रोडक्शन कितना करना है, आपको पता है कि आपकी कंपनी को प्रोडक्शन कितना करना है। जब आपको ये पता होगा तब आप क्या करेंगे कि जो उस 1 लीटर दारू बनाने में जो हमें कॉस्ट लग रहा है, एक कॉस्ट का ऑप्शन ये, एक कॉस्ट का ऑप्शन ये, एक कॉस्ट का ऑप्शन ये और एक कॉस्ट का ऑप्शन ये है, ये 4 कॉस्ट का फंक्शन आपके पास दिया हुआ है। तब आप इसमें से देखेंगे कि कौन सा कॉस्ट या कौन सा आउटपुट ऐसा होगा, कौन सा कॉस्ट फंक्शन ऐसा होगा जिसको हम कम से कम कॉम्बिनेशन अपना कॉस्ट कम करके, अपना लागत को हम न्यूनतम करके और वो प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। एक चॉइसेस आपके पास ये हो सकता है। एक दूसरा चॉइसेस आपके पास होगा क्या, कि उत्पादन को अधिकतम करना। कब, किस सिचुएशन में उत्पादन को अधिकतम करना है, जब उत्पादन का लागत दिया हो। मतलब ये कि आपको दिया हो, इसको इंग्लिश में कहेंगे टू मैक्सिमाइज इट्स आउटपुट फॉर अ गिवन कॉस्ट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि आपको लागत दिया हुआ, आपको दिया हुआ कि आपको खर्च करने के लिए आपके पास 100 रुपया है। तो इस 100 रुपया में आपके पास ऑप्शन है कि आप 1 लीटर दारू बनाए, 2 लीटर दारू बनाए, 3 लीटर दारू बनाए या आधा लीटर दारू बनाए। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन होगा कि आपके पास 100 है, इस 100 का आप कैसा प्रयोग करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकें, यानी कि 3 लीटर का उत्पादन आपको कर सकें इस ऑप्शन में। इसका मतलब आपको लागत दिया हुआ है, आपको क्या करना है कि जो उत्पादन है उसको अधिकतम करना है। मतलब कि आपको कॉस्ट दिया हुआ है, इसी कॉस्ट का प्रयोग करके आपको क्या करना है, तो आउटपुट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। कंज्यूमर वाले केस में क्या होता था कि आपको बजट लाइन आपका दिया हुआ है, आपका बीएल दिया हुआ है, इसी में आप क्या करते थे, एक्स और वाई का ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करते थे जिससे यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया जा सके। समझ गए, दोनों के बीच का कंसेप्ट समझ गए ना क्या है। चलिए तो देखते हैं एक एक करके दोनों, लेकिन एक एक करके हम दोनों देखें उसके पहले हम आपको 2-4 अजम्पशंस लिखवा देते हैं ताकि आप जो हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं जब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो सबसे पहला अजम्पशन आप क्या लिखेंगे कि सिर्फ 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, सिर्फ 2 लागत के साधन है। कौन कौन सा, एक लेबर और एक कैपिटल। ठीक है, कि देयर आर 2 फैक्टर्स, लेबर एंड कैपिटल। समझ गए कि 2 लागत के साधन है, कौन कौन सा, तो मजदूर और पूंजी, मजदूर और पूंजी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि ऑल यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर होमोजीनस। मजदूर और जो पूंजी है वो जो सब एक जैसे हैं, सब समरूप हैं, सबकी एफिशिएंसी एक जैसी है, सब एक जैसा उत्पादन कर सकता है। ठीक है, द प्राइसेस ऑफ यूनिट, लेबर का जो प्राइसेस हम दिखाएंगे वो लेबर के लिए हम वेज का प्रयोग करते हैं और पूंजी के लिए हम, कैपिटल के लिए हम प्रॉफिट रिटर्न्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑफ प्रॉफिट या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी कहें, इसमें आर का उपयोग करते हैं। इसका मजदूरी दिखाने के लिए हम डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं, इसका हम दिखाने के लिए आर का प्रयोग करते हैं। मतलब कि ये आपका जो है वो इसका वो दिखाना है आपको, क्या कहते हैं उसको, प्राइसेस जो है लेबर के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बताना है, उसके बाद बताना है कि जो फर्म है वो एक ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है, यानी कि एक प्रोडक्शन मतलब वो जो वस्तु है उसी का उत्पादन करता है। ठीक है, और जो वस्तु है उसका भी कीमत दिया हुआ है और वो कांस्टेंट है, वो बदलेगा नहीं। उसके बाद का अजम्पशन है कि फर्म जो है वो उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसका एम या उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है और बाजार में परफेक्ट कंपटीशन है। हम समझेंगे अभी परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। ठीक है, ये अजम्पशंस हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा सुन के। अब हम एक एक करके दोनों थ्योरी को समझते हैं, दोनों चॉइसेस को समझते हैं एक्चुअली में। ठीक है, दोनों चॉइसेस को समझते हैं। चॉइस वन क्या था हमारा
चॉइस 1 था हमारा कॉस्ट मिनिमाइजेशन। किस सिचुएशन में? कॉस्ट मिनिमाइजेशन किस सिचुएशन में? फॉर अ गिवन आउटपुट। देखिए, लागत को न्यूनतम करना है, कब? जब उत्पादन दिया हुआ हो, उत्पादन की मात्रा दी हुई हो। ठीक है, एक चॉइसेस ये है। देखिए, जब ऐसा होगा तो इसका क्या मतलब होगा, हम दूसरे पेज पे आके आपको समझाते हैं। उत्पादन की मात्रा दी हुई है, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एक्स यानी यहां पे हम लेबर लिए हुए हैं, और वाई यहां पे हम क्या है तो कैपिटल लिए हुए हैं। ठीक है, जब उत्पादन की मात्रा दी हुई हो तो इसका मतलब क्या है कि आपको IQ या IP आइसो क्वांट दिया हुआ हो, मतलब कि आपको 200 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, 200 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। अब क्या है, इस 200 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास अलग अलग कॉस्ट लाइन है, मतलब आपको खर्च करने के लिए अलग अलग उपाय है आपके पास। इसको मानते हैं O, इस बिंदु को मानते हैं हम यहां मानते हैं A B C D E F G H। ठीक है, अब इसको हम, इस बिंदु को हम मानते हैं, यहां से ले लेते हैं A, उसके बाद B, और सॉरी A भी हम ले चुके हैं, तो नाम में इसको लेते हैं R S T U, और यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम, और P ले लेते हैं। ठीक है, P ले लेते हैं। अब समझिएगा, ये जो आइसो कॉस्ट लाइन है, ये क्या बताता है कि जो प्रोड्यूसर होगा वो या तो OB अमाउंट ऑफ लेबर लगा सकता है या OA अमाउंट ऑफ कैपिटल लगा सकता है, अगर उसकी औकात इस लाइन में है, इस लाइन में। ठीक है, अगर उसकी औकात जो है वो ये है, प्रोड्यूसर का अपना खर्च करने वाला जो पार्ट है वो अगर ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो या तो OB अमाउंट ऑफ लेबर लगा सकता है या OB अमाउंट ऑफ कैपिटल लगा सकता है, अगर ये है तो। ठीक है, अब वहीं अगर ये है तो ये है तो या तो वो, अगर ये वाला लाइन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो या तो OD लेबर लगा सकता है या OC कैपिटल लगा सकता है। ठीक है, OC कैपिटल लगा सकता है। इसका मतलब क्या है कि वो C और D के बीच का कॉम्बिनेशन कहीं यूज करेगा। इसका मतलब क्या है कि वो A और B के बीच का कॉम्बिनेशन, वो मैक्सिमम कैपिटल कितना लगा सकता है तो A, मैक्सिमम लेबर कितना लगा सकता है तो B, अगर वो इस रेखा पर है तो। ठीक है, अगर वो इस रेखा पर है तो मैक्सिमम कैपिटल कितना लगा सकता है C, और मैक्सिमम लेबर कितना लगा सकता है तो D। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ लेबर या सिर्फ कैपिटल नहीं लगाएगा। आपको पता है क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज देख चुके हैं इसके। तो वो क्या करेगा, वो C और D के बीच के किसी कॉम्बिनेशन का यूज करेगा, वो A और B के बीच का किसी कॉम्बिनेशन का यूज करेगा। अगर वो इस लाइन पे है तो, अगर उसकी आइसो कॉस्ट लाइन ये है तो वो क्या करेगा कि वो O से लेकर के E तक का कैपिटल लगा सकता है, मैक्सिमम कैपिटल कितना तो E लगा सकता है, या वो O से लेकर के F तक का जो है वो आपका जाकर के लेबर लगा सकता है। यानी अगर उसकी जो क्या बोलते हैं आइसो कॉस्ट लाइन है तो वो ये है। आइसो कॉस्ट लाइन का मतलब आप समझते हैं, बजट रेखा। ठीक है, मतलब उसका औकात इतना है तो, और अगर वो इतना है तो वो OG अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी G मैक्सिमम कैपिटल G अमाउंट, और या तो वो फिर O आपका जाकर के H अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं, ये हो क्यों नहीं रहा,
मैक्सिमम H अमाउंट ऑफ लेबर लगा सकता है। कब? जब उसकी जो है वो आइसो कॉस्ट लाइन ये हो, यानी कि वो ना तो वो आपका जा करके ओजी अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं कैपिटल लगाएगा, ना ही वो OH अमाउंट ऑफ लेबर लगाएगा, वो G और H के बीच का कहीं कोई एक कॉम्बिनेशन यूज करेगा जहां पे कुछ लेबर होंगे और कुछ कैपिटल होंगे। ठीक है, अगर वो सिर्फ OG लेता है तो OG लेने का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ कैपिटल है, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल है और लेबर कितना है तो 0, तो सिर्फ कैपिटल और सिर्फ कैपिटल या सिर्फ लेबर का प्रयोग नहीं करेगा, वो कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेगा, कुछ लेबर प्लस कुछ कैपिटल। ठीक है, तो वो इसके बीच का कहीं कुछ यूज करेगा। तो जब हमारे पास आउटपुट दिया हुआ हो तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट दिया हुआ होने का मतलब यह है कि हमको आइसो कॉस्ट लाइन दिया हुआ होगा, मतलब हमें प्रोडक्शन कितना करना है, तो हमें प्रोडक्शन करना है 200 यूनिट का। अब आप समझिएगा एकदम ध्यान से, बहुत बेसिक। वैसे तो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच अगर आप यहां पे लगाएं तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार फिर से यहां समझाना चाहेंगे। पॉइंट R और पॉइंट S जो कि आइसो कॉस्ट लाइन GH पे लाई करता है, जो GH पे है R और S, यहां पे क्या है कि लागत जो है वो 1 2 3 ये 3 मतलब ABCD और EF जो आइसो कॉस्ट लाइन है उससे ज्यादा है। ठीक है, प्रोडक्शन कितना है तो वही 200 यूनिट। ठीक है, अब आप अगर EF आइसो कॉस्ट लाइन पे आए तो यहां पे जो E और F है, E और F जो है, अगर आप इस लाइन पे आते हैं तो यहां पे देखिए आपका CD और AB से लागत यहां भी ज्यादा है, लागत ज्यादा, लेकिन RS से कम, RS से कम। ठीक है, प्रोडक्शन अभी भी कितना है तो वही 200 यूनिट। ठीक है, प्रोडक्शन वही 200 यूनिट। अब आप अगर C और D पे आते हैं, C और D पे अगर आप आते हैं तो C और D पे जो आपका पॉइंट P है, यहां पे लागत जो है वो RS और EF से कम, लेकिन यहां पे कोई पॉइंट ही नहीं है तो हम AB से ज्यादा लिख देते हैं, AB से ज्यादा। प्रोडक्शन कितना है तो 200 यूनिट। अब आप अगर AB पे आते हैं तो यहां पे कोई पॉइंट ही नहीं है। कोई पॉइंट होने का मतलब क्या है, कोई पॉइंट नहीं होने का मतलब क्या है, तो कोई पॉइंट नहीं होने का मतलब अगर ये आइसोकॉन्ट इसको टच नहीं कर रहा है, इस लाइन को अगर टच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस बजट में आप 200 यूनिट का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर आपको इस 200 यूनिट का प्रोडक्शन करने का मिनिमम खर्चा अगर 10 रुपए आ रहा है तो ये बजट, ये ए बी रेखा पे आपको सिर्फ आपके पास सिर्फ 5 रुपया है, तो आप 5 रुपया खर्च करके और 200 यूनिट का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। मतलब कि आपको अगर एक सेलफोन बनाना है, आपको अगर एक मोबाइल फोन बनाना है, तो वो मोबाइल फोन बनाने के लिए अगर आपको खर्चा 6000 रुपया है तो ये ए बी आइसो कॉस्ट लाइन पे आपके पास सिर्फ 3000 रुपया है, तो आप 3000 रुपया में एक मोबाइल का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, कम से कम आपको 6000 रुपया चाहिए। अब आप बताइए कि एक जो रैशनल प्रोड्यूसर होगा, एक जो होशियार आदमी होगा, एक जो रैशनल फर्म होगा, वो कौन सा चुनेगा? RS चुनेगा? नहीं चुनेगा, क्योंकि जितना प्रोडक्शन यहां हो रहा है, क्योंकि आइसो कॉस्ट तो सिमिलर प्रोडक्शन दिखाएगा, उससे कम पैसा खर्च करके हम यहां पे भी उतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो RS को तो नहीं चुनेगा। इसका मतलब ये GH वाले पॉइंट पे नहीं चुनेगा, R या S पॉइंट को वो नहीं चुनेगा। दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये R और ये S वाले पॉइंट को नहीं चुनेगा। T पे, U पे, T या U को लेगा। लागत क्या बोलते हैं RS से कम है, इससे कम इस पे लागत लग रहा है, लेकिन इससे ज्यादा लग रहा है, मतलब अभी भी हम कम लागत पे जो है वो प्रोडक्शन कर सकते हैं 200 यूनिट का। तो क्यों ज्यादा पैसा लगाएंगे हम, जब हम कम पैसा में 1 लीटर दारू बना सकते हैं तो हम क्यों उतना पैसा लगाएंगे। अब आता है पॉइंट P, यानी इसको भी हम नहीं लेंगे, इस पॉइंट को भी हम नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे। अब आता है पॉइंट P। पॉइंट P से कम लागत पे पॉइंट
P से कम लागत पे हम 200 यूनिट प्रोडक्शन, लागत हमारे पास अभी भी कम का ऑप्शन अवेलेबल है, AB का ऑप्शन हमारे पास AB से ज्यादा लग रहा है हमको P के लिए, लेकिन जो है वो P जो बिंदु है यानी जो C और D आइसोकॉस्ट लाइन है, ये C और D आइसोकॉस्ट लाइन से नीचे वाला आइसोकॉस्ट लाइन पे हम 200 यूनिट बना ही नहीं सकते। इसका मतलब सबसे कम जो पैसा खर्च होगा हमारा 200 यूनिट बनाने में वो होगा पॉइंट P पे, बिंदु P पे। इसलिए आपको पता होगा कि इंडिफरेंस कर्व को कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे कम खर्च में प्रोडक्शन कर सकते हैं, इधर जाएंगे तो वही प्रोडक्शन करने के लिए हमें ज्यादा पैसा लग रहा है। ठीक है, यानी हम जो है वो इसको चुनेंगे, यानी कंज्यूमर कहां इक्विलिब्रियम में होगा, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा पॉइंट P पे, जहां पे हम कुछ x यूनिट ऑफ आपका जा करके y यूनिट ऑफ कैपिटल और x यूनिट ऑफ लेबर का यूज करेंगे। समझ गए? समझ गए कहां होगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में और क्यों होगा, क्योंकि एकदम बच्चे की तरह आपको समझाया, अब नहीं समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर दो कंडीशन होना चाहिए, क्या, तो एक स्लोप ऑफ IQ यानी आइसोकॉन यहां पे बराबर होना चाहिए किसका, तो स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट। ठीक है, देखिए यहां पे दोनों बराबर है, इसका भी स्लोप अगर आप IQ का भी स्लोप मेजर करेंगे तो यही लाइन, ऐसा ही एक लाइन खींच के आपको मेजर करना होगा, और IQ का भी स्लोप अगर आप देखिए तो यहां पे दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो एक कंडीशन ये होना चाहिए, और दूसरा एक कंडीशन होना चाहिए कि जो आइसोकॉन्ट है वो मस्ट बी कन्वेक्स, कन्वेक्स होना चाहिए। ठीक है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। समझते हैं, अगर कन्वेक्स ना होकर के कनकेव हुआ तो क्या कंडीशन होगा, ये हम एक जरा समझ लेते हैं यहां पे। ठीक है, अगर कनकेव हुआ तो कैसा कंडीशन होगा, तो देखिए कनकेव अगर होगा तो क्या होगा हम आपको बताते हैं। देखिए ये एक है बजट लाइन, आइसोकॉस्ट लाइन, एक ये आइसोकॉस्ट लाइन है। ठीक है, अब यहां पे आपका जाकर के कन्वेक्स टू द ओरिजिन है एक बिंदु यहां पे, मतलब हम यहां इक्विलिब्रियम में प्रोड्यूसर, तो अगर कनकेव हुआ, अगर कनकेव होगा जो प्रोडक्शन आइसोकॉन, तो क्या होगा कि हम यहां पे इक्विलिब्रियम में है। अब आप बताइए कि अगर ये कनकेव हो रहा है तो यहां पे जितना प्रोडक्शन हम ज्यादा खर्चा करके कर रहे हैं उसी लेवल ऑफ आउटपुट हम यहां पे कम खर्च में कर सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब इक्विलिब्रियम में होने का कंडीशन क्या होगा, तो वो कन्वेक्स होगा। अगर कनकेव हुआ तो अभी भी हम उससे कम में खर्च कर सकते हैं। अगर आइसोकॉन्ट कम है, अगर आइसोकॉन्ट जो है वो अगर आपका जाकर के अगर कनकेव है, तो इस कनकेव होने का क्या मतलब हुआ, तो इस कनकेव होने का मतलब क्या हुआ कि अभी भी हम कम खर्च में पैसा खर्च सामान बना सकते हैं। इसका मतलब हम अभी और नीचे की और डिफरेंस आइसोकॉन्ट पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। समझ गए, ये दो कंडीशन है प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम का। एक कंडीशन ये हुआ प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम का, जब आपको क्या करना है, तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, कब, जब आपके पास आउटपुट दिया हुआ हो। एक केस चॉइस प्रोड्यूसर के पास ये हो सकता है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो आप जरूर पूछिएगा, उम्मीद करते हैं कि यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, ये क्या हुआ ये पेज ही खत्म हो गया। मिटाना होगा। जो आप लोग के लिए व्हाइट बोर्ड का डिजाइन हम किए हैं वर्ड पे जाकर के PDF का, वो पेज खत्म हो गया। 101 पेज होने के बावजूद भी, मतलब सारे लेक्चर्स इसी PDF पे रिकॉर्ड किया जाता है, तो खत्म हो गया। कोई ना, इसको मिटा करके हम लोग पढ़ लेंगे। वैसे भी बोर्ड होता तो हमें मिटाना ही पड़ता। अब दूसरा केस, ठीक है, दूसरा केस
दूसरा केस क्या है, चॉइस हमारे पास क्या है, तो आउटपुट मैक्सिमाइजेशन कब, जब फॉर अ गिवन कॉस्ट, मतलब कि जब उत्पादन को अधिकतम करना है, उत्पादन को अधिकतम करना कब, जब उत्पादन लागत दिया हुआ हो। हुआ, उत्पादन लागत दिया हुआ है, तब हमें क्या करना है, तो हमें उत्पादन के जो मतलब जो आउटपुट है उसको हमें क्या करना है, तो उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, यहां भी थोड़ा मिटा देते हैं ताकि हम लोग एक ग्राफ बना करके समझ सके। ठीक है, समझते हैं। देखिए, आउटपुट हमें मैक्सिमाइज करना है कब, जब हमें कॉस्ट दिया हुआ। इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है कॉस्ट। ये हमारा औकात लाइन है, ये हमारा कॉस्ट दिया हुआ है। इसको आर, इसको ओ, इसको एस मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास उत्पादन के लिए 3 आइसोकॉन्ट दिया हुआ है। मान के चलिए हमारे 3 आइसोकॉन्ट है, इसको सही से बनाया जाए। हमारे पास उत्पादन के 3 ऑप्शन है, IQ3, IQ1, IQ2, IQ1। ठीक है, 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो क्या होगा, तो ये होगा, आपको पता है। फिर भी एक यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे एक D, 4 पॉइंट हम ले लेते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट हम ले लेते हैं। अब आप समझिएगा, सिर्फ बहुत बच्चे की तरह बहुत बेसिक समझिएगा कि जो पॉइंट ए और सी है, ये तो आपको पता है, या तो वो ये लगा सकता है OS अमाउंट ऑफ लेबर, क्योंकि हम यहाँ पे लेबर लिए हुए हैं, और यहाँ पे OR अमाउंट ऑफ कैपिटल लगा सकता है, कैपिटल, यानी कि हम यहाँ पे और इसको क्या करना है, तो यूज करना है इसके दोनों के बीच का कोई कॉम्बिनेशन। ये हमारा कॉस्ट है, ये हमारा औकात है, ये एक प्रोड्यूसर का औकात है, वो इससे बाहर नहीं जा सकता, एक उत्पादक का औकात है। देखिए, ए और सी बिंदु आईक्यू जो प्रोडक्शन है हमारा, इसको हम अगर मान के चलिए यहाँ पे हम 100 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इस 100 यूनिट का प्रोडक्शन हम कम खर्चे पे भी कर सकते हैं। मतलब इधर कोई एक बजट लाइन होगा, उस पे भी हम ये कर सकते हैं। ठीक है, कम खर्चे पे भी कर सकते हैं। तो हम ये IQ1 जो है, इसको तो हम कम खर्चे पे भी कर सकते हैं, कम खर्च में भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पैसा बच जाएगा उसका हम क्या करेंगे, तो वो भी हम प्रोडक्शन में लगा देंगे, यानी कि हमें टोटल पैसा खर्चा करके प्रोडक्शन करना है, तो वो हम बी पे करेंगे, बी पे। डी पे हम कर नहीं सकते क्योंकि ये हमारे औकात के बाहर है। इसका मतलब क्या होगा कि IQ2 होगा, ये IQ2 होगा जो हमारा क्या बोलते हैं प्रोडक्शन का आइसोकॉन्ट होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आउटपुट मैक्सिमाइज करना है कब, जब हमारा कॉस्ट लाइन ये R और S दिया हुआ है। जब R और S दिया हुआ है तो हम आउटपुट मैक्सिमाइज करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट इस खर्चे पे क्या बना सकते हैं, तो OB बना सकते हैं, B बना सकते हैं, B पे हम मान के चलिए कि X अमाउंट ऑफ लेबर और Y अमाउंट ऑफ कैपिटल का यूज कर रहे हैं। हम इतना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं अपने R और S को लेकर के। ये कम में ही हो जाएगा, इधर भी C और A जो है ये भी कम में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम कम खर्च में कर सकते हैं। ये D हम कर नहीं सकते क्योंकि ये हमारे औकात के बाहर है। ठीक है, तो ये जो हुआ वो आपका आइसोकॉन्ट 2 होगा, जो हमारा इक्विलिब्रियम वाला आइसोकॉन्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है वो होता है खत्म। एक क्वेश्चन हम आपको हिंदी में लिखते हैं, आपको लिखना है, आपको आंसर लिख के दिखाना है आपको। ठीक है, समोत्पाद
मतलब आइसोक्वांट वक्र, आइसोक्वांट कर्व रेखाओं की विशेषता यानी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक जो बोले, विशेषता बताते हुए, हिंदी वालों का बहुत मेरे से ये रहता है कि आप हिंदी में नहीं लिखते, इसलिए आज क्वेश्चन हिंदी में ही लिखेंगे, इंग्लिश वालों को हम समझा देंगे कि क्या करना है। हुआ नहीं, हुए हुए उत्पादक संतुलन की व्याख्या करें। मतलब जो आइसोक्वांट कर्व है उसकी प्रॉपर्टी बताते हुए प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम आपको दिखाना है। ये आप करके दिखाएंगे, आपको ये क्वेश्चन 50 मार्क्स का, ठीक है। ये एक क्वेश्चन लिखेंगे कि आइसोक्वांट कर्व जो है उसकी प्रॉपर्टी बताते हुए आपको जो है वो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम दिखाना है, ठीक है। ये काम आपको करना है, ये काम आप करेंगे तो आपका कॉपी 50 मार्क्स का कॉपी चेक होगा। ये आपको एक क्वेश्चन देते हैं। इसके अलावा अब जो हमारा रह गया वो रह गया है इसके अलावा जो हमारा रह गया है आपका एक प्रोडक्शन फंक्शन बताना। उसके पहले ये मिटाना होगा हमें, बहुत ज्यादा ही है ये। थोड़ा ऊपर देखते हैं, कुछ शॉर्टकट में कुछ लिखा हुआ हो तो ये मिटाते हैं। इतना में हम कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ लेंगे, क्योंकि हम आपको यहाँ पे कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो समझा देंगे, और जो उसका थ्योरी पार्ट है कि उसका क्रिटिसिज्म और उसका इंपॉर्टेंस वगैरह जो है, क्योंकि शॉर्ट नोट में बीपीएससी ने एक बार पूछा है तो उसके लिए आपको ज्यादा फोकस होने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा अगर आपसे पूछती भी है बीपीएससी तो उतना आप लिख लेंगे जितना उसमें आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक पेज अपने पास है, यहां पे हम एक प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे जिसका नाम है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। कॉब डगलस को हिंदी में आप कॉब डगलस ही बोलेंगे, ठीक है। दो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जिनका एक का नाम था पॉल एच डगलस और दूसरे का नाम था सी डब्ल्यू कॉब। ईयर था 1928, ठीक है। 1928 में इन्होंने अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक एम्पेरिकल एस्टिमेशन किया, ठीक है, कि वो किस तरह से प्रोडक्शन फंक्शन का यूज करते हैं। उन्होंने क्या किया कि कुछ डेटा उठाया, डेटा उठा करके, और जो अमेरिकन इंडस्ट्री थे उस अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जो उत्पादन कर रही है, ठीक है, उसका जो है वो डेटा उठाया, और डेटा उठा करके और प्रोडक्शन फंक्शन का एस्टिमेट किया, और एस्टिमेट करके उन्होंने बताया कि जो यहाँ की जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो जिस तरह का प्रोडक्शन फंक्शन यूज कर रही है वो कुछ इस तरह का है। Q is equal to A L to the power alpha और K to the power बीटा। दो प्रोडक्शन फंक्शन उन्होंने लिया, लेबर और कैपिटल, और इसके अलावा क्या किया कि बाकी जितनी भी चीजें उपयोग की जाती थी, जितने भी चीजों का वो प्रोडक्शन में उत्पादन उपयोग किया जाता था, सबके लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, ए। अगर आप लोगों में से किसी ने इकोनोमेट्रिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एक शब्द का प्रयोग किया जाता है
रेजिडुअल्स। तो वो जो रेजिडुअल्स होता है ना, रेजिडुअल्स जो होता है उसके अंतर्गत सब कुछ आ जाता है जो हम छोड़ देते हैं काउंटिंग एस्टिमेट करते टाइम। तो वो ए जो है वो रेजिडुअल्स है। इसका मतलब क्या है कि जनरली कॉप डगलस ने इसको कहा कि ये टेक्नोलॉजिकल चेंज के तहत आ जाता है। मतलब जितना भी इसके अलावा जो भी चेंजेस आता है, लेबर और कैपिटल के अलावा जितने भी चेंज हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आए, चाहे किसी भी तरीके में, तौर तरीके में चेंज आए, या कुछ नई टेक्नोलॉजी में चेंज आए, तो वो सब कुछ ए के अंतर्गत मेजर हो जाएगा। ठीक है। और एल और के तहत हम जो है वो देख सकते हैं। इसका मतलब क्या किया कि कॉप डगलस ने सिर्फ एल और के को ही वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना जिसके तहत जो है वो आउटपुट डिसाइड होता है। यानी कि यहां पे अगर आप देखें तो Q क्या है, तो Q है आउटपुट, यानी कि उत्पाद, टोटल उत्पाद, कुल उत्पाद। A क्या है, तो A है रेजिडुअल्स, यानी कि क्या है, तकनीक में चेंज। ठीक है, टेक्नोलॉजी के इसको जनरली मान लीजिएगा। उन्होंने जब डेटा के साथ एस्टिमेट किया तो उनका ये प्रोडक्शन फंक्शन निकल के आया। एल के क्या है आपको पता है, एल एंड के क्या है, तो लेबर एंड कैपिटल। और ये अल्फा और बीटा क्या है, तो ये पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं। ठीक है, जहां अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव है। अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव है, मतलब अल्फा भी 0 से ज्यादा है और बीटा भी 0 से ज्यादा है। और उसके बाद क्या है कि यहां पे अगर अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर 1 आता है, अगर इन दोनों के वैल्यू को जोड़ने पर 1 आ रहा है, तो ये कैसा है, तो ये है CRS, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। ठीक है। और अगर ये अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर मोर देन 1 आता है, तो ये कैसा है, ये IRS है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। और ये अगर अल्फा प्लस बीटा को अगर लेस देन 1 आता है, तो ये कैसा है, तो ये DRS है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। ठीक है। अच्छा, ये अल्फा बीटा किस खेत की मूली है, ये समझते हैं जरा हम लोग कि अल्फा और बीटा किस खेत की मूली है। अगर हम ये अल्फा देखें कि ये अल्फा क्या बताता है, तो ये अल्फा बताता है कि अगर हम लेबर के अंतर्गत, अगर हम लेबर में 1 यूनिट का परिवर्तन करें, अगर हम इस लेबर में 1% का परिवर्तन करें, अगर हम इस लेबर के अंतर्गत, तो जो आउटपुट होगा, जो हमारा क्वांटिटी होगा, इसमें कितना परसेंट परिवर्तन होगा। मतलब आप समझे कि अगर हम लेबर के अंदर, लेबर में 1% चेंज करते हैं, तो उससे जो क्वांटिटी होगा, जो आउटपुट है, टोटल आउटपुट, कुल उत्पादन जो है, उसमें कितना परसेंट चेंज हो रहा है, अल्फा ये चेंज बताता है। अगर कैपिटल को कांस्टेंट रखा जाए तो अल्फा ये चेंज बताता है। सिमिलरली अगर हम लेबर को कांस्टेंट रखें, तो बीटा वो चेंज बताता है कि अगर हम 1% कैपिटल में चेंज करें, जो पूंजी हम लगाए हैं उसका अगर 1% चेंज करें, तो उससे आउटपुट में क्या चेंज होगा, बीटा ये चेंज बताता है। तो जब ये अल्फा और बीटा दोनों चेंज को जोड़ें और वो अगर इक्वल टू 1 हो जाए, तो इसका साफ साफ मतलब है कि जो फर्म है वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल पे काम कर रही है। और अगर यही चेंज को अगर हम जोड़ें, ये अगर मोर देन 1 हो जाए, मतलब आप समझ रहे हैं कि अल्फा और बीटा को अगर हम जोड़ें, तो वो अगर मोर देन 1 हो जाए, मतलब अगर वो अगर देखिए सिमिलर रिटर्न मिल रहा है, अगर इक्वल टू 1 मिल रहा है, तो वो CRS है। और अगर हम कम आउटपुट लगा रहे हैं और ज्यादा हमें रिटर्न मिल रहा है, तो वो इंक्रीजिंग है। और अगर हमें ज्यादा आउटपुट लगाना पड़ रहा है और उससे हमें कम इनपुट मिल, मतलब ज्यादा इनपुट लगाना पड़ रहा है और उससे हमें कम आउटपुट मिल रहा है, तो वो कैसा होगा, तो वो DRS होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा। ये समझ गए। अब देखिए, जब कॉप डगलस ने इसको मेजर किया ना, कॉप डगलस ने जब इसको मेजर किया, तो उसका अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या आया। देखिए, जब कॉप डगलस ने इसको एस्टिमेट किया, तो उसका जो वैल्यू आया वो आया Q इज इक्वल टू अल्फा L टू दी पावर 3/4 और K टू दी पावर 1/4। इसका 3/4 और 1/4 का मतलब क्या है,
कि जो कैपिटल है उसका 1/4 कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और 3/4 जो है वो लेबर का कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग में। मतलब जो उत्पादन है उसमें 3/4 जो है वो लेबर का कंट्रीब्यूशन होता है और 1/4 कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होता है। और इसको अगर आप जोड़ के देखें अल्फा और बीटा की वैल्यू तो 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4/4 यानी कि 1। यानी कि अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या है, तो वो सीआरएस पे काम करती है। ठीक है, सीआरएस पे काम करने का मतलब क्या हुआ, ये हमारा रिटर्न्स टू स्केल वाला लाइन है, ये हमारा आपका जाकर के एक आइसो क्वांट, ये हमारा दूसरा आइसो क्वांट, ये हमारा तीसरा आइसो क्वांट। ठीक है, ये हमारा एल, ये हमारा के, ये हमारा L2, ये हमारा K2, ये हमारा L3, ये हमारा K3। इसका मतलब क्या है कि लेबर को हम अगर उसी अमाउंट से बढ़ाएं तो कैपिटल भी हमारा उसी अमाउंट से बढ़ा, A B C 100 200, ये हम आपको समझा चुके हैं, ये सिर्फ ऐसे समझाने के लिए यहाँ लिख रहे हैं, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखिए लेबर को भी हम बढ़ाए, दोगुना किए तो कैपिटल भी हमारा बढ़ गया, उसमें फिर 100 जोड़, मतलब उसी यूनिट से हम बढ़ाए तो उसी यूनिट से ये भी बढ़ गया, कैपिटल में भी सेम परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे आप देखें तो ओ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी, सीआरएस है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, इसमें ज्यादा कुछ आपको कठिनाई नहीं आया होगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ प्रोडक्शन फंक्शन की जो थ्योरी है वो पूरी तरह से कंप्लीट। एक क्वेश्चन आपको हम दिए हैं कि जो आइसो क्वांट कर्व है उसकी प्रॉपर्टी बताते हुए प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम को बताइए, उसको डिफाइन कीजिए, उसको डिस्कस कीजिए, जो भी आपका मन हो। ठीक है, इसका आंसर लिख करके आप लोग भेजेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तभी तक सब अच्छे से रहिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप जरूर बताइएगा, हमें व्हाट्सअप कीजिए, यहाँ पे बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए।